पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ अफगानिस्तान के एक रोज़ा दौरे पे काबुल पहुंचे और डेलीगेशन की मुलाकात, जिसको कि आर्मी चीफ हेड कर रहे थे, अफगान सदर अशरफ गनी के साथ उनकी मुलाकात हुई। हाई पीस काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला से मुलाकात हुई और जो इंट्रा अफगान पीस डायलॉग है, अफगानिस्तान में जो अमन की कोशिशें हैं, उस हवाले से जो बातचीत हुई उसमें यह भी बात आई कि तालिबान का रोल क्या होगा। और अफगान हुकूमत और हाई पीस काउंसिल ने इस बात पे आमादगी जाहिर की है कि मामलात को तालिबान के साथ भी आगे लेके जाया जाएगा। ये मुलाकात अभी 2-4 दिन पहले ही ज़ल्मे खलीलजाद जो खसूसी एलची हैं अमरीका के अफगानिस्तान के हवाले से, वो भी पाकिस्तान आए थे और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से उनकी मुलाकात हुई थी। और उसके बाद आज ये दौरा अमल में आ रहा है। इंतहाई अहम दौरा है क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के बेशतर चैलेंजेस हैं उसमें अफगानिस्तान का भी एक चैलेंज है और अफगानिस्तान में अमन कायम करना है वो पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ में एक जमहूरी हुकूमत वहाँ पे उसका क़याम और जो इतने अरसे से वायलेंस चल रही है उसका खात्मा भी, और पाकिस्तान का इसमें एक कलीदी किरदार है। और पाकिस्तान जब भी ये कोशिश शुरू करता है तो भारत, जिसने कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी अफगानिस्तान में की हैं, और उसको हमेशा से एक तकलीफ होती है। और जब ये दौरा हो रहा था तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत की तरफ से सीज़ फायर वायलेशंस की गई, जिसमें 4 पाकिस्तानी जख्मी हुए और अफवाज पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। ये तो वो बैरूनी चैलेंजेस है जिसके साथ इस वक्त हमारी अफवाज पाकिस्तान नबर्द आजमा है। साथ साथ डोमेस्टिक चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर कोरोना वायरस की सूरत हाल को देखा जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान की सरबराह है, उन्होंने बाकायदा ख़त लिखा है कि पाकिस्तान में जो शर्रा है, जो रेशो है केसेस की जो पॉजिटिव आ रहे हैं, वो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा। और इस हवाले से हुकूमत को चंद इकदाम लेने पड़ेंगे और लॉकडाउन के हवाले से भी चंद तजावीज़ दी गई हैं। अब ये सारे जब चैलेंजेस के साथ हम निपट रहे हैं तो साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एहतसाब का अमल भी चल रहा है। और लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब आज नैब में पेश हुए, उनको वहाँ पे काफ़ी सारा रिकॉर्ड दिखाया गया और सवाल जवाब का सिलसिला भी हुआ। और अब अगली तारीख तक नैब ने यह भी फैसला करना है कि किस तरह से इस पर प्रोसीड करना है। वादा माफ गवाहों का भी उन्हें बताया गया और दीगर जिन लोगों के इसमें अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र हुए उस हवाले से सवाल जवाब भी। एक ऑनगोइंग केस है जो कि इस हवाले से चलता जा रहा है। जब नैब का जिक्र आता है तो आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का इजलास हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और साबिक वफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दे दी है। साथ साथ जो एलामिया जारी किया गया है नैब की तरफ से, उसमें डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ जो कंप्लेंट्स आई हैं उनकी जांच पड़ताल का भी सिलसिला नैब ने शुरू कर दिया है। तो ये वाली जब हमने खबरें देखी तो इससे यकीनन आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि अब ये सेहत के शोबे पे जो नैब इंक्वायरी कर रहा है, वज़ीर आज़म ने जब आमिर कियानी को फारिग किया था और उसके बाद फिर सेक्रेटरी जनरल भी बना दिया PTI का, तो उस वक्त कहा यह गया था कि एक इंक्वायरी बैठेगी और जो अद्वियात दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं इसमें देखा जाएगा कौन से अनासर शामिल हैं और दवाइयों की कीमतें कम करने की कोशिश की जाएंगी। लेकिन आज अगर आप मार्केट की सूरत हाल देखें तो पिछले चंद दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि दवाइयों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। और आज वफाकी काबीना में सेहत के हवाले से भी जो बातचीत हुई उसमें भी सेहत के शोबे के हवाले से भी कंसर्न्स का इजहार किया गया। जब हम नज़र डालते हैं मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ और कमीशन जो वज़ीर आज़म ने इकदाम लिए कि जनाब मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होने दी जाएगी। एक वीट स्कैंडल जो हुआ था जब गंदम की कीमतें बढ़ रही थी तो पूरी कमीशन की रिपोर्ट आई जिसमें कि अफसरान की नाअहली और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी तरफ बाकायदा कमीशन रिपोर्ट ने पॉइंट आउट किया। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद और वज़ीर आज़म के इकदाम के बाद कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होगी, उम्मीद ये की जा रही थी कि गंदम की कीमत, आटे की कीमत कम होगी मार्केट में। लेकिन पिछले चंद दिन का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो ये कीमतें भी बढ़ती हुई हमें नजर आ रही हैं। चीनी के हवाले से आज जो काबीना की तरफ से बाकायदा एलामिया जारी किया गया उसमें स्पेसिफिक एक्शंस भी बताए गए। जो चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसके बाद उम्मीद ये थी कि जो कार्टल्स है जिसको कि हुकूमत माफिया कहती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के नतीजे में चीनी की कीमतें कम होंगी। लेकिन चीनी की कीमतें अपनी जगह पे अभी तक बरकरार हैं। ये हो क्या रहा है? पेट्रोलियम के हवाले से हुकूमत ने और वज़ीर आज़म ने आज जो इस हवाले से खबरें भी चली कि वज़ीर आज़म ने ट्वीट भी किया था कि एशिया में सबसे कम कीमतें हमने तेल की कर दी हैं। लेकिन अब हालत ये है कि लोगों को तेल मिल ही नहीं रहा और वफाकी काबीना में भी इस हवाले से भी बातचीत हुई। तो ये मामलात जो है हुकूमत एक तरफ से इकदाम लेती है और जो कदम हुकूमत उठाती है उसका जो रिजल्ट है
वो उसके टोटली डिफरेंट आ रहा है। वजीर आजम चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, एक्शंस भी उस हवाले से लेते हैं, लेकिन उसका असर जो है वो मार्केट में उस तरह से ट्रांसलेट नहीं हो रहा। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है, इसी हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं बाकी वजीर बराबी वसाइल फैसल वार्ड साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद खान साहब, साबिक तर्जमान हुकूमत पंजाब, पार्लियामेंटेरियन है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने का। आज मिनिस्टर साहब काबीना का इजलास हुआ, पेट्रोलियम से बातचीत शुरू कर ली जाए कि पेट्रोल की कीमतें, उस हवाले से बातचीत हुई और कुछ एक्शंस भी अनाउंस किए हैं। बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। जी बिल्कुल अर्शद साहब, इस पर कोई 1.5 घंटे की डिबेट हुई है और बहुत सीरियस कंसर्न था और डिससैटिस्फैक्ट्री इज़ अ टर्म जो वहाँ यूज़ हुई है और प्राइम मिनिस्टर ने इसका बहुत ही सख्ती से नोटिस दिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाहिद इस खत्ते के अंदर इन हालात में जिसमें हमें इकानमी जितनी कोलैप्स और पैरालाइज्ड और क्रिपल्ड मिली, उसमें इतना बड़ा इकदाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किया कि फ्यूल की कीमतों की मद ख़त्म करके इस लेवल तक ले आए जिसमें कौम को और ओवरऑल महंगाई का अफेक्ट करती है और एक रिलीफ मिलता। लेकिन अगर शॉर्ट हुआ तो उसके अंदर वजूहत क्या थी और फिर साइमल्टेनियसली इतना ज़्यादा वो इसका सख्ती से उन्होंने नोटिस दिया कि उन्होंने फिर ओगरा के चेयरपर्सन जो है उनको बुलाया, उनसे ब्रीफिंग ली, काउंटर क्रॉस सवाल जवाब हुए वज़ीरों ने किए और बहुत ही मैं समझता हूँ कि इतनी वाइब्रेंट काबीना हो नहीं सकती जिसमें इतनी खुल के बातें। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी कैटेगोरिकली जो डायरेक्शंस दी हैं ओवरऑल जिस मिनिस्टर ने जो कंट्रीब्यूशंस की उसके बाद कि जो भी इसमें कसूरवार ठहराया जाएगा, चाहे वो माफिया है, वो तो पता नहीं है कसूरवार कौन कौन है। हफीज शेख साहब ने तो कंपनीज के नाम भी लिए कि जनाब ये 2 कंपनीज हैं जिनकी की इन्वेंट्री कम है, ऐसा नहीं हुआ। देखिए अर्शद साहब जो बात असद उमर साहब ने बताया 21 दिन का स्टॉक होना चाहिए, वो भी नहीं है। नहीं देखिए इन जनरल जो जिसकी जो नॉलेज है उस हिसाब से उसने बात की, लेकिन काबीना के अंदर एक्चुअली जो बातें हुई उसका मैं लुबे लुबाब आपको बता सकता हूँ। मतलब मेरा प्रोगेटिव भी नहीं है कि मैं बाहर बात करूँ। तो उसके तहत मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिसकी जो नॉलेज थी उसने उतना कंट्रीब्यूट किया, लेकिन पीएम साहब को बिल्कुल मेरे ख्याल से क्रिस्टल क्लियर पिक्चर मिल गई है कि सुना है कि आपने मिनिस्टर उमर अयूब साहब को बड़ा टफ टाइम दिया है, नदीम बाबर साहब को बड़ा टफ टाइम दिया है, जिसमें आप भी शामिल हैं, आपके दीगर काबीना के कुलीग्स भी शामिल हैं, और वो इतने इमोशनल हो गए स्टेज पे कि शायद किसी ने रिजाइन करने की भी ऑफर दी। अर्शद साहब देखें, जब आप किसी डिस्कशन के अंदर होते हैं तो हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज आप यहाँ आए रिलीफ देने के अंदर, रिफॉर्म्स करने के अंदर, इस मुल्क के अंदर इस नारे पे आए। और जब एक आदमी जो टॉप लीडरशिप पे टॉप सीट पे बैठा हुआ है जो कि इमरान खान साहब हैं और वो ईमानदार है, उसका कंसर्न नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो काम कर रहा है जो इस मुल्क के अंदर इन हालात में कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर इतना मुखलिस आदमी है और उसकी नीचे किसी की गलती, मेरी गलती अगर है, ये ट्रस्ट मी, मेरी गलती है, मेरे नीचे जो मातहतदार है उसकी गलती है, या माफिया है, तो माफिया भी ऑपरेट तो हमारे थ्रू ही कर रहा है ना। मतलब उन्हीं मिनिस्ट्रीज के नीचे लोगों के नीचे से ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो वहां बैठ के कोई चीज कर दे। सो उस आप कहना चाह रहे हैं माफिया के बंदे आपके बीच में बैठे हुए हैं, काबीना में भी बैठे हुए हैं। देखिए अर्शद साहब, मेरा कहने का मकसद है आप कोई काम मेरी वजारत में मेरी मातहत इदारों की या मेरी शेख रशीद साहब कंफर्म कर चुके हैं, असद उमर साहब कंफर्म कर चुके हैं कि हाँ माफिया की रसाई है आपकी काबीना तक। आप भी कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं। साहब देखिए, अच्छे बुरे गधे घोड़े एक मिक्स प्लेटर में आपके पास। अच्छा, जब आप लोग ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम पे और एनर्जी पे, तो आप क्या ये कह सकते हैं कि आई विल रिजाइन? उमर अयूब साहब ने एक स्टेज पे ये ऑफर की। देखिए अर्शद साहब, ये आपको मेरा पर्सनली पता है कि मैं हर 15-20-25 मिनट के बाद उठ के जाता हूँ, फिर 2-4-5 मिनट के बाद, क्योंकि आपको पता है कि वज़ीर आज़म साहब की मुखलसी इस हद तक है कि उन्होंने AC भी बंद कर दिए और 7 घंटे की हम काबीना करते हैं, हमें 3 दिन बेकरी के बिस्किट मिलते हैं और चाय मिलती है। तो मुझे तो स्कूल की वो कैंटीन याद आ गई, तो बर्दाश्त से बाहर भी हुआ था। तो मैं तो 20-25 मिनट बाद एक्सक्यूज़ करके 5 मिनट की वैसे ये वही बात है कि इत्तेफाक से सिंथिया रिची OBL हमले से पहले यहाँ पे आई, मुलाकातें कर रही थी, उस्मान बुज़दार साहब चीज़ें भूल जाते हैं। मलिक अहमद खान साहब, ये हो क्या रहा है? वज़ीर आज़म जिस चीज़ पे एक्शन लेते हैं कि आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचे, उसके रिजल्ट्स उल्टे आने शुरू हो जाते हैं। ये हो क्या रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ? जी अर्शद साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। देखिए, मैं 2 बातें आपसे एक जल्दी से एक क्विक स्टॉक टेक आपके साथ कर देता हूँ। पिछले इस माली साल में, यानी ये जिसमें भी हम इस जून में नए बजट में जा रहे हैं, तो पिछले जून से लेके इस जून तक आप लेट्स काउंट व्हाट इट वाज। गंदम का बहरान हमने देखा,
चीनी का बुहरान हमने देखा, दवाइयों के सिलसिले में आपने खुद बात की, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करता। पेट्रोल की कीमत कम करने के नतीजे में अगर उसकी सप्लाई टूट जाए तो फिर मैं किस चीज़ पर गवर्नमेंट पे तनकीद करूँ, मुझे आप बता दें। यानी अगर आपने फैसला किया कि कीमत कम करनी है और नतीजा जैसे मलिक अहमद खान साहब, इसमें कुछ कसूर आप लोगों का नहीं है? बतौर अपोजिशन के इतने साल आप लोग हुकूमत करते रहे, कोई अच्छे मशवरे दे दिया करें हुकूमत को कि जनाब ये इस तरह से इंप्लीमेंट होंगी चीजें, क्यों नहीं आप बताते ये चीजें हुकूमत को? सर बात यह है कि हमारा तो मामला ही बड़ा सादा है। हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्शंस के नतीजे में पब्लिक सफरिंग एक सब्जेक्ट है, वो पढ़ लें। जब आप फैसले करते हैं और फैसलों के नतीजे में अगर तकलीफ बढ़े पब्लिक की, और हर सेक्टर में देख लें, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। अगर मैं आपसे बात करूं लॉ एंड ऑर्डर की तो बड़ी जेनेरिक हो जाएगी, अगर मैं आपसे बात करूं इकोनॉमी की तो फिर बड़ी जेनेरिक बात हो जाएगी, लंबी डिबेट हो जाएगी। ये तो प्रिसाइजली बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि चीनी की किल्लत बेतहाशा हुई, आप देख रहे हैं कि गंदम की किल्लत बेतहाशा हुई, कीमत बेतहाशा बढ़ी। अब पेट्रोल की कीमत कम की है तो उसकी किल्लत पैदा कर दी गई। हुकूमती फैसले ये होता कैसे है? क्योंकि आप लोग भी इतना अरसा हुकूमत में रहे। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि हुकूमत, वजीर आजम पूरी नेक नियति के साथ एक फैसला करते हैं कि ना आवाम को मैंने रिलीफ देना है, और फिर जब इम्प्लीमेंटेशन आती है रिजल्ट डिफरेंट। ये कैसे हुकूमत में ये काम कैसे होते हैं? नहीं देखिए, इसके लिए हिकमत ये इनसे आपको पूछनी पड़ेगी ना। हमारे पास तो ये दलाइल होंगे कि हम कैसे मिसाल के तौर पे चीनी की कीमत 51 रुपए से ऊपर नहीं जाती और उसकी कभी किल्लत भी पैदा नहीं होती, ये तो हम आपको बता सकते हैं। ये आपको बता सकते हैं कि गंदम की प्रिक्योरमेंट के लिए 4 महीने पहले एक मंसूबा बनाया जाता था, उसको फिर बड़ा लेटर एंड स्पिरिट फॉलो किया जाता था, उसकी प्रिक्योरमेंट का एक पूरा रोड मैप होता था। अब अगर गंदम की कल को किल्लत होगी और ये प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ रहे हैं कि उसमें जो मिलर्स हैं उनके साथ इनकी कोई गवर्नमेंट्स की अरेंजमेंट हो रही हैं, तो किल्लत पैदा होगी। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, अभी चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि गंदम की बहुत बड़ी वो सूबे जैसे पंजाब है, और पंजाब के अंदर अगर आपको गंदम की किल्लत की शाउट नज़र आए और गवर्नमेंट खुद इस चीज़ को आप फोर्स ही कर रही हो, तो उसका नतीजा, उसका मतलब ये है कि आपने अपना प्रॉपर होमवर्क नहीं किया। यानी जो प्रिक्योरमेंट के लिए आपको बाहर निकलना चाहिए था आज से 3 माह कबल, तो आपने जब गंदम की फसल सर पे आ गई तो फिर उसके बाद आपने सारी बातें करनी शुरू कर दी। यानी इन एक्शंस का शिकार, और ये एक आप एक एलिनेशन में बैठ के कोई फैसला ऐसा, अभी फैसल से आपने, फैसल इज़ अमंगस्ट अ वेरी आउटस्पोकन कैबिनेट मेंबर्स, अपनी बात खुल के कर लेते हैं, इस पर तनकीद भी इन पर होती है, इनके अपना एक तरीक़ाकार है बात कहने का। आप ये फैसल से पूछे ना कि अभी जब आपने की क्वेश्चन किया तो फैसल कहते हैं मैं तो 25 मिनट के बाद छोटी ब्रेक के लिए बाहर निकल गया। मसला क्या है? मसला यहाँ पर यह है कि हमें 2 बुनियादी बातें तय करके आगे जाना था। गवर्नमेंट के एक्शंस जो होते हैं सर, वो कोऑर्डिनेटेड, सिनर्जाइज्ड, एक कोऑर्डिनेटेड सिनर्जाइज्ड होते हैं, जैसा कि हमने वीट स्कैंडल रिपोर्ट में देखा, शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में देखा कि पॉलिटिकल क्लाउड डिसीजन मेकिंग पे इस्तेमाल होता है। और अब मैं पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से भी आप दोनों की इजाज़त से नाज़रीन एक ख़त आपको दिखाता हूँ। 30 मार्च को एक ख़त लिखा मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से, और इसको ऑफिस मेमोरेंडम में ये फैसला किया गया। अब अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, उसका मैं फिर उर्दू में कोशिश करता हूँ बता दूँ कि इसमें बताया गया कि जी जो मोटर गैसोलीन ऑयल है, इसकी जो कंजम्पशन है, जो इस्तेमाल है, कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लॉकडाउन की वजह से कम हो गया है, और जो रिफाइनरी ऑपरेशंस हैं वो कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, क्योंकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स उठा नहीं रही। बिल्कुल सही है, ये वाली बात अंडरस्टैंडेबल है, समझ आती है। अच्छा, दूसरे पैराग्राफ में फिर एक फैसला यहाँ पे किया गया, और इस फैसले में यह कहा गया कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं और रिफाइनरीज हैं, इनको ये हुक्म दिया जाता है कि वो अपनी जो प्लान्ड कार्गोज हैं, जो अप्रैल 2020 के बाद से जो कार्गोज आनी थी, ऑयल की सप्लाईज आनी थी, उनके ऑर्डर्स को कैंसिल कर दें। ताकि कैंसिल किस वजह से करें? सो दैट रिफाइनरीज, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज मे बी केप्ट ऑपरेशनल एट एन एडिक्वेट लेवल, ताकि जो हमारी रिफाइनरीज हैं, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनीज हैं, वो अपना काम करती रहे। यानी कि रिफाइनरीज को बचाने के लिए आपने इंपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए।
अब इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारे ओगरा के तर्जुमान इमरान बल्कि हमारे साथ हैं इमरान गजनवी साहब। बहुत शुक्रिया इमरान गजनवी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। मार्च में ये ऑर्डर कैंसिल हुक्मनामा आया था मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से कि जनाब इंपोर्ट के ये ऑर्डर्स कैंसिल कर दें ताकि रिफाइनरीज हमारी चलती रहे। तो ये रिफाइनरीज को बचाने के लिए ये फैसला किया गया था और ओगरा लूप में था इसमें। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो डिमांड एंड सप्लाई है, दिस फंक्शन इज नॉट विद ओगरा। ओगरा जो है वो लाइसेंसिंग कंडीशंस को देखता है। डिमांड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी इसको पेट्रोलियम डिवीजन डील करता है और वो एक प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग होती है हर महीने, उसमें ये देखते हैं। देखें, ये जो लेटर है ये गुड फेथ में लिखा गया क्योंकि डिमांड इतनी फोर्सी नहीं हो रही थी इस पे, क्योंकि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ इस पे जवाब देने का। तो मिनिस्ट्री इज कॉम्पिटेंट इनफ टू गिव रिप्लाई ऑन दैट, बट आई थिंक दिस लेटर वाज रिटन इन गुड फेथ। और अगर आगे सवाल करते हैं कि जी बिल्कुल, ओगरा ने आज काबीना के फैसले के बाद कोई एक्शन इनिशिएट किए हैं और आज ही आपने एक्शन इनिशिएट किए हैं। मेरे पास इतलात आ रही है कि कराची में कोई 2 CEOs के खिलाफ कंपनीज के FIR का भी हुक्म हो गया। क्या ये बात दुरुस्त है? जी, हमने ये एक्शन, देखिए मैं अब आपको बैकग्राउंड बता दूं, हम अर्ली मई से OMCs को लिख रहे थे अपना स्टॉक बिल्ड करें, अपना स्टॉक बिल्ड करें, और उसके बाद हम मिनिस्ट्री को, हम लूप में लिया हुआ था, हम मिनिस्ट्री को भी लिख रहे थे। आई थिंक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ये होंगे। उसके बाद ये हुआ कि 2 मई को एक प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग दोबारा सेक्रेटरी साहब ने बुलवाई। ओगरा उसमें शामिल था, तमाम OMCs को कमिट करवाया, रिफाइनरीज को कमिट करवाया, और 2-3 जून को हमने 6 कंपनीज को शो कॉज इशू किए क्योंकि हम 4C कर चुके थे। तो हमने HDIP को कहा इंस्पेक्शन करो। शो कॉज किस वजह से किया आपने? जी, शॉर्टेज की वजह से। हम भी 4C कर रहे थे, मई के एंड में हमने 4C किया, फिर हमने। ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज थी या असली शॉर्टेज थी? ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज थी। ये मैं आपको बता दूं, मुल्क में ये कौन सी कंपनी थी जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज कर रही थी? देखें, इसमें शेल शामिल था, शेल था, टोटल था और अटक था। ये 3 कंपनी थी जिनको हमने शॉर्टेज के ऊपर। बिल्कुल, शेल और टोटल का नाम तो मेरे ख्याल हफीज शेख साहब ने आज काबीना मीटिंग में भी लिया है, अगर मिनिस्टर साहब बाहर नहीं गए उस वक्त तो। जी, उसके बाद हुआ ये कि हमें जो PM सिटीजन पोर्टल है वो भी, उसका फोकल पर्सन भी मैं हूँ। तो मेरे पास जो कंप्लेंट्स आ रही थी, तो 3 और कंपनीज को हमने उस पर शो कॉज किया, जिसमें गो, हेस्कॉल और पुमा थी। तो 6 की 6 कंपनी को शो कॉज नोटिस हमने इशू किया और इनके जवाब आ गए हैं हमारे पास। कल हियरिंग थी अटक की, और हम कानून के तमाम तकाजे मद्देनजर रखते हुए हम इनको एक्शन लेंगे। और ये जो 2 FIR काटी गई है, ये ओवर एंड अबव है उसके, ये वो है। ठीक है, आपने जिन इमरान गजनवी साहब जिन 6 कंपनीज का नाम लिया, ये आप रिकॉर्ड की बेसिस पे कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज इन्होंने तेल की पाकिस्तान में क्रिएट की? 3 कंपनीज तो एविडेंस है, जिनका एविडेंस हमारे पास है। और जो 3 कंपनीज हैं वो हमें कंप्लेंट्स आई थी जो पाकिस्तान के सिटीजन ने की थी, हमने उनकी बेसिस पे किया। और जिन 2 कंपनीज पे FIR है वो कौन सी 2 कंपनीज और किस वजह से ये FIR हो रही है? जी, ये क्राइसिस कमेटी बनाई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ओगरा है, FIA है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एंड HDIP है। ये इन्होंने रेड किया है और कमाड़ी में, और ये स्टॉक्स में, ये स्टॉक्स होल्ड किए हुए थे। तो दिस इज एक्चुअली होल्डिंग। ठीक है। और इमरान गजनवी साहब, जो आपने मार्च के लेटर का जिक्र किया कि ये गुड फेथ में मिनिस्ट्री ने लिखा होगा, तो इससे रिफाइनरीज को फायदा हुआ या नहीं हुआ? और अगर फायदा हुआ है तो आवाम का नुकसान हुआ, रिफाइनरीज का फायदा हुआ, ऐसे ही है? नहीं, इस वक्त रिफाइनरीज भी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं वो एवरी बैरल पे वो लूज कर रही है, एवरी लीटर पे लूज कर रही हैं। तो ये एक्चुअली इशू ही प्राइस का है। अगर आज प्राइस रिवाइज हो जाए तो ये स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा। तो दिस इज काइंड ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। फ्रैंकली स्पीकिंग, थ्रू मीडिया के भी ये प्रोपोगेट हुआ, पैनिक बाइंग शुरू हो गई। पैनिक बाइंग से ये जो बिल्कुल ठीक है। इमरान गजनवी साहब, आप खुद भी सहाफी भी रहे और मीडिया, आपको पता है सबसे आसान टारगेट होता है कि मीडिया ने किया, लेकिन हुकूमत लेटर गुड फेथ में लिखती है कि रिफाइनरीज को बचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, इसी हवाले से वजारत तवानाई को हमारे रिसर्चर तला ने कुछ सवालात भेजे और इनसे सवाल किया कि जनाब, मिनिस्ट्री ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बैन
के लिए किस वक्त फैसला किया, कब ये फैसला किया? तो जवाब आया कि जी मार्च 2020 में ये फैसला किया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो इंपोर्ट्स है उस पर बैन लगा दिया जाए, और उसकी वजह ये थी कि हमने टू सेव अ क्रिटिकल वेल्थ फ्रॉम शटडाउन इन द वेक ऑफ कोविड-19। जो लेटर हमने आपको दिखाया उसको तर्जुमान ने कंफर्म भी किया। साथ हमने सवाल किया कि जी फिर ये आपने बैन उठाया कब? तो उन्होंने कहा जी 24 अप्रैल को हमने ये इंपोर्ट पे जो बैन था इसको हटा लिया। तो हमने पूछा कि जनाब कितने कार्गोज हैं जो डॉक हुए जब से बैन हटाया गया है, तो इसका जवाब नहीं आया। रिजर्व फ्यूल कितने दिन का होना चाहिए, जो असद उमर साहब ने काबीना की मीटिंग में भी पॉइंट आउट किया, तो उसका तर्जुमान ने जवाब दिया कि जी 20 दिन का होना चाहिए। हाउ मच रिजर्व फ्यूल इस वक्त हमारे पास कितना है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जी 2,43,000 मेट्रिक टन हमारे पास पेट्रोल, और HSD जो है 3,80,000 मेट्रिक टन हमारे पास इस वक्त मौजूद है। फिर हमसे पूछा गया कि जी आपकी मिनिस्ट्री ने अभी तक इस सूरत हाल को काबू करने के लिए क्या इकदाम किए हैं? तो उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग टीम्स इस वक्त हमारी फील्ड में है और आज ही रात से जो होल्डर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। और फिर सवाल किया गया कि आपने माफिया को ब्लेम किया है फॉर द शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल, कि इस पे आपने माफिया का क्या आप कोई नाम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि जी कंपनीज के नाम लिए, शेल, हेस्को, और कहा कि बाकी इन्वेस्टिगेशंस अंडर प्रोसेस हैं। अब ये बड़ी कंपनीज हैं जिनको के तर्जुमान साहब कह रहे हैं सवाल के जवाब में। और एक और सवाल था कि मैरीटाइम मिनिस्ट्री ने एक प्रपोजल दिया था कि जनाब आप फ्लोटिंग स्टोरेज यूनिट्स फॉर पेट्रोल स्टोरेज आए, और ये ECC में आया था, और क्या आपकी मिनिस्ट्री ने इसको रिफ्यूज़ किया, टर्न डाउन किया, अपोज किया? तो उसका जवाब आया कि जी जो मैरीटाइम मिनिस्ट्री, जो अली साहब जिसके मिनिस्टर हैं, वो प्रपोजल जो था वो सही नहीं था, फिजिबल नहीं था, और इसी वजह से कैबिनेट कमेटी और एनर्जी ने उसको अप्रूव नहीं किया था। तो नाज़रीन, ये गुड फेथ के जो फैसले हैं जिस तरह से होते हैं, अब मैं मिनिस्टर साहब से पूछ लेता हूँ। मिनिस्टर साहब, आपने तर्जुमान को भी सुन लिया, एक खत भी हमने बता दिया, फैसले आप लोग खुद करते हैं, इंपोर्ट पे आप बैन खुद लगाते हैं रिफाइनरीज को बचाने के लिए, और बकौल तर्जुमान ओगरा गुड फेथ में आपने ये फैसला किया। आपकी मिनिस्ट्री ने गो के ओगरा का काम नहीं, लेकिन उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की गुड फेथ में। अब जो गुड फेथ में फैसले रिफाइनरीज को बचाने के लिए हो रहे हैं, जो आप पूरी आज काबीना की इतनी लंबी मीटिंग आपने चलाई, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, गुड फेथ है, या लोगों को फायदा दिया जा रहा है ऐसे फैसले? देखिए अरशद साहब, एक तो ये कि मेरी वजारत नहीं है नंबर एक, और ये काबीना ने इसका फैसला नहीं किया, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, नंबर वन। नंबर टू ये कि जो तर्जुमान साहब ने बात की वो और आपने जो कॉन्ट्रडिक्टिंग सवाल किए और जो आपने लेटर दिखाया, तो मेरे ख्याल से ये उससे ज़्यादा डिससेटिस्फैक्ट्री जवाब था एज अ वज़ीर मेरे लिए सुनने के लिए, क्योंकि मैं कारोबारी ख़ानदान से हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड। और क्या डिससेटिस्फैक्टरी जवाब था? मतलब इट डिडंट मेक सेंस टू मी कम्प्लीटली, और क्योंकि ये आपने मुझे पढ़ाया भी है, तो मैं समझता हूँ सर ये लेटर आप पढ़ के मुझे समझा सकते हैं इस लेटर का मतलब क्या है, और किसी को फायदा दिया गया, रिफाइनरीज को फायदा दिया गया? देखिए अरशद साहब, ये तो मुनासिब पूरी नहीं होगा। दुनिया में तेल सस्ता हो रहा है, आप इंपोर्ट मिनिस्ट्रीज के आपके प्रपोजल नहीं है, आप कहते हैं जनाब इंपोर्ट बंद कर दें इस वक्त, देखिए रिफाइनरीज को फायदा, यही लिखा हुआ है सर इसमें। देखिए अरशद साहब, जो जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कमोपेश वही बात है, लेकिन क्योंकि ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है और मैं किसी पे अच्छा इल्जाम सर, नहीं पैरा लगाता हूं। 2 पढ़ के बता देंगे क्या है? नहीं, मैंने पढ़ लिया है, मुझे आपने पढ़ा दी है सर। पैरा 2 पढ़ के मैं अंग्रेजी समझ नहीं आती है, थोड़ा अगर समझा दें। देखिए अरशद साहब, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, प्लस आई विल नॉट डिफेंड ऑल्सो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और मैं ये पर्चा सीधा ही, आप नदीम बाबर को डिफेंड नहीं करेंगे? नहीं, मैं तो इस इकदाम को डिफेंड नहीं कर सकता एज अ कारोबारी, मुझे इसकी टेक्निकलिटीज नहीं पता। नदीम बाबर है ना उसके। देखिए जी, देखिए आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिक टू अ पर्सनालिटी। अगर नदीम बाबर साहब है इसके अंदर, ये नदीम बाबर साहब की साइन है इसके ऊपर? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ ऊपर पढ़े जरा टाइटल ऑफिस मेमोरेंडम के, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन के। आई थिंक देखिए अर्शद साहब, सबसे बेहतर जवाब ये होगा कि देखिए एज अ लेमैन बट एज अ बिजनेसमैन दिस इज नॉट अ सैटिस्फैक्टरी नोट फॉर मी, नंबर वन। जो तर्जुमान साहब ने जवाब दिया दैट कंफ्यूजेस मोर, कि वो मान भी रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं, गुड फेथ भी बोल रहे हैं, तो इट मेक सेंस टू मी अगेन। इसका बेहतर ये है कि आप, लेकिन जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं तो पढ़ लिया ना, मैंने तो आपको कहा कि आई कांट डिफेंड बिकॉज़ आई एम नॉट टेक्निकल मैन। मलिक अहमद खान साहब, अगर ये मिनिस्टर साहब लेटर दे दें, आपने तो सुन लिया, अगर आप कहते हैं मैं दोबारा पढ़ के, जो ऑपरेटिव पैरा है पहले पैराग्राफ में तो है कि जी इंटरनेशनली
लॉकडाउन की वजह से जो है मसाइल हो रहे हैं, गैसोलीन की कंजम्पशन है वो कम हो गई है और कोविड की रिफाइनरी ऑपरेशन है वो कंप्रोमाइज है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये उठा नहीं रही वहाँ से सामान। और पैराग्राफ 2 क्योंकि अंग्रेजी में आप वकील भी हैं तो आप ये वर्ड ज़्यादा अच्छी तरह से, अब मैं कोट एंड कोट पढ़ रहा हूँ। In this regard, OMCs/refineries were also directed to cancel their planned cargoes (April, 2020 onwards) so that refineries/exploration and production companies may be kept operational at an adequate level. सर इसका क्या मतलब है? बड़ी प्लेन स्पीकिंग है सर, बड़ी सीधी बात है कि ये उन रिफाइनरीज को बेनिफिट करने के लिए लोअर प्राइसेस पे इंपोर्ट का जो काम था उसको रोक दिया। अब देखें ना अभी कितने लगे डॉक्स पे, क्या हैस्कॉल के 2 थे या 1 था? पीएसओ किधर गई इनकी? और व्हाई डिडंट दे बाय दैट? और क्यों नहीं आने दिया गया? कैबिनेट ने इस लिखे गए खत के ऊपर मनोअन क्यों अमल किया? और मैं अर्शद साहब आपसे एक बात करूं सर, देखिए यहाँ सवाल है गुड फेथ का, एक टेस्ट है। गुड फेथ कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो जब दिल करे किसी का को वो लफ्ज़ उठा रहे। मुझे बड़ा सख्त एतराज़ था, किसी के एब्सेंशिया में बात नहीं करनी चाहिए। वो हमारे दोस्त जो शहजाद अकबर हैं उन्होंने अपनी 2-3 दिन पहले की टॉक में कहा कि कैबिनेट का फैसला इन गुड फेथ था। तो गुड फेथ का टेस्ट जो है वो टच स्टोन है, उसके ऊपर वो बड़ा डिफाइंड पैरामीटर है। वो ऐसे नहीं है कि आप खुद ही कह दें कि ये गुड फेथ था, ये इल विल थी। गुड फेथ के बुनियादी 4 आपने काम पूरे करने हैं तो वो काम गुड फेथ में समझा जाएगा। अदरवाइज़ ये सुप्रीम कोर्ट ने 50 मरतबा, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने और दुनिया भर की अदालतों ने प्रोनाउंसमेंट्स दिए गुड फेथ किसको कहा जाएगा। अगर आपके काम के नतीजे में किसी की प्रॉफिटेरिंग साबित हो रही है तो इट कुड नॉट बी गुड फेथ एट ऑल। और वो किसी माफिया को फिर आप माफिया कहने का हक नहीं रखते। बेसिकली इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू कंसीव what is right and what is wrong. अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि रिफाइनरीज का प्रॉफिट हुआ तो नुकसान किसका हुआ मलिक अहमद खान साहब इस फैसले से? सर पब्लिक एट लार्ज, पहले तो स्टेट का नुकसान हुआ। आप देखें ना कि इस वक्त आपने क्या किया कि इस कोविड की अगर कोई इम्प्लीकेशन थी और उसका कोई डायरेक्ट आपके ऊपर कोई असर आ सकता है तो वो फर्दर उसकी कंटेजियसनेस कितनी स्प्रेड हुई, जो मैंने लाइंस में, ये तो मैं पब्लिक हेल्थ के हवाले से बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपने कितना सफ़र किया 3 दिन से, कहीं पेट्रोल पूरे मुल्क में अवेलेबल नहीं है। फिर अगर आपको लोएस्ट प्राइस पे बाहर से मिल रहा था वो आपने ना लिया। मेरी कुछ दिन पहले एक पेट्रोलियम कंपनी के एक चीफ CEO से मेरी इंटरेक्शन हुई। दे वर एक्चुअली शाउटिंग, दे वर लिटरली, वो हिस्टेरिकल थे। वो कह रहे थे हम सब लोगों से बारी बारी मिल चुके हैं और जिस तरह पहले लोग जो हैं बिजनेसमैन वो गए और अस्करी की आदत से मिले जाके, एंड दे वर फाइंडिंग अ वे कि वो किसी तरह उन तक पहुंचकर अपनी ये बात पहुंचाएं कि FBR और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के साथ वो किस तरह की मुश्किलात का शिकार है। आपकी जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो आपके इस वक्त फैसल साहब बैठे हैं, ये बिजनेसमैन हैं, ये कैबिनेट के मेंबर है, ये लोगों की ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो भी स्टेक पर हैं। अगर आपकी बड़ी कंपनीज जिनको आज आपने कहा कि उन्होंने होर्डिंग की है तो इट इज़ मोर अलार्मिंग कि आपकी नज़र के नीचे वो इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करती हैं, इंटरनेशनल बिजनेसेस करती हैं। और अगर वो होर्डिंग जैसे जुर्म की मुर्तकिब हो रही है तो इस पर तो बिल्कुल फ्यू हेड्स शुड रोल। ये तो जिनकी जिम्मेदारी, ये तो आज काबीना में भी बात हुई थी कि सम एक्शन शुड बी टेकन एंड सम हेड्स मस्ट रोल। ये लफ्ज आपको सुना लग रहा है मिनिस्टर साहब? मैंने बहुत दफा ऐसे भी सुना भाई, आज भी ये जिक्र हुआ। देखिए काबीना में तो ये बात हुई ना कि सम हेड्स मस्ट रोल। ये होगा भी ना। देखिए प्लीज, नॉट दैट कि मेरे चेयरमैन है और मेरे प्राइम मिनिस्टर, हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सारे फैसले करते हैं, लेकिन नीचे ये कार्रवाइयां भी डलती हैं ना। जब इंक्वायरी बिठाकर वीट को, शुगर को, दीगर माफिया को टेक ऑन किया तो आप समझते हैं कि इसमें अगर कोई अपना या पराया हुआ तो वो हेड रोल नहीं होगा। मेरे ख्याल हेड कटना चाहिए सर, रोल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये खत जिसको कि आपने भी पढ़ा, क्या सर मैं एक छोटा सा सवाल जरा कर लूं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो विजन है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, ये वाला खत मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का, पेट्रोलियम डिवीजन का, उस विजन का कत्लेआम है कि नहीं है? Apparently, on the face of it, yes, of course.
जी, मिनिस्टर साहब ने कहा। और नाज़रीन, मैं एक ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताऊं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत का नोटिस ले लिया है और अपनी तहकीकात का इस हवाले से उन्होंने आगाज़ भी कर दिया है और साथ ये भी कहा है अपने एलामिये में कि मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत एक ऐसे वक्त में हुई जब हुकूमत ने कीमतों में कमी की और कोरोना वबाई मर्ज की वजह से मांग में कमी हुई, जिससे ये शुबा पैदा होता है कि कहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने सप्लाईज महदूद करके या ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए मसनूई किल्लत पैदा की हो। मज़ीद ये कि कुछ कंपनियों की बाला 10 पोजीशन के गलत इस्तेमाल के इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता। तो ये CCP की भी इंक्वायरी आ गई है, ओगरा की भी आ गई है, एक्शंस भी इस हवाले से शुरू हो गए, लेकिन जो फैसले होते हैं प्राइम मिनिस्टर की विजन कुछ और है और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और पेट्रोलियम डिवीज़न बकौल मिनिस्टर फैसल वाडा साहब के ये बिल्कुल वज़ीर आज़म की उस विजन का कत्ल है जिससे कि आम आदमी को रिलीफ देना। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज वफाकी काबीना में जो ECC का प्रपोजल था कि पाकिस्तान स्टील मिल को निजकारी कर दी जाए, प्राइवेटाइज कर दिया जाए, वो बिल आखिर अप्रूव हो गया। और असद उमर साहब को एक क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि उन्होंने आज भरपूर कोशिश की कि जो पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस कर रही थी, जिसमें कुछ रशियन प्रपोजल्स भी आए थे, तो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के हवाले से असद उमर साहब ने मेरी इतलातें, मिनिस्टर फैसल वाडा साहब तशरीफ़ फरमाएं, अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहें तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल असद उमर ने यह बात नहीं की जो मैं आपको बताने लगा हूँ। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि जनाब हमने चीन का दौरा किया था, चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था और उन्होंने ये प्रपोजल भी दिया था कि जो स्टील मिल के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हम ट्रेन करके रीहायर कर लेंगे, तो हम चाइनीज प्रपोजल पे क्यों नहीं जा रहे। मेरी इतलात के मुताबिक इन मुलाकातों के बाद उस वक्त जहांगीर तरीन साहब और हफीज शेख साहब उन्होंने इस चाइनीज प्रपोजल को अपोज किया था। हालांकि उस वक्त मेरे इस जराए के मुताबिक रजाक दाऊद साहब ने इसकी सपोर्ट की थी कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन फिर जब ये प्रपोजल आया, हफीज शेख और जहांगीर तरीन बकौल जराए, मिनिस्टर साहब बैठे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी इसको ओपन करें और ओपन बिड्स वगैरह मंगवाई जाएं। और आज जब बातचीत हो रही थी और अमाद अजहर साहब जिनकी कि अपनी भी गालिबन स्टील मिल है, उन्होंने इस हवाले से बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने बताया कि जनाब क्यों ज़रूरी है, कितने नुकसानात हो रहे हैं, कितने बिलियंस हम पे कर रहे हैं, तो इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और रजाक दाऊद साहब एक यू टर्न लेके फुल्ली उन्होंने सपोर्ट 100% सपोर्ट किया अमाद अजहर साहब को। तो सर ये आज फाइनल फैसला हो गया और इसी तरह ये फैसला हुआ और असद उमर साहब के इस सारे जो उन्होंने खड़ा होने की कोशिश की रिजेक्ट कर दिया गया। देखें अरशद साहब, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली बता दूं कि समवॉट डिबेट इसी तरह की थी, लेकिन उसमें जो फैक्ट्स टेबल पे, एक तो हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, नंबर 1, ये बिल्कुल क्लैरिटी से मैं आपसे कह रहा हूँ। तो अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो उसके बातचीत हुई थी, तो बातचीत के अंदर जो क्लैरिटी आई और वो हमाद अजहर ने बड़ी इम्प्रेसिव उसकी प्रेजेंटेशन दी, उसके अंदर जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि कोई भी इंसान सिख यूनिट के अंदर वो जो लोग को भरा गया है, ये ऐसा काम किया कि आपके घर में आपकी अपनी जेब से 5 नौकर की ज़रूरत है या 5 आदमी की ज़रूरत है, 5 मुलाजमी की ज़रूरत है, तो 500 भर दें, तो आप अपने घर में तो काम नहीं करते, आपकी जेब से पैसा जाता है। यहाँ 9,500 लोगों के ऊपर 55 अरब रुपए अभी तक 5 साल में ले चुके हैं। स्टील मिल बंद है, बंद में प्रमोशंस हुई, सियासी भर्तियां थी, लेकिन क्योंकि वो मजदूर तबका है, लेबर क्लास है, अपर क्लास है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का कंसर्न ये था कि मुल्क का नुकसान ना हो और इन मजदूरों का नुकसान ना हो, तो उसका कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके तहत दोनों के लिए विन विन हो। हम ये नहीं कर सकते कि हम 55 अरब रुपए 9,500 आदमियों में दे दें, जबकि हम 160 अरब बिल्कुल ठीक है, का प्रपोजल भी आज अप्रूव कर दिया। 90 लाख रुपए से लेके 23 लाख से लेके 6.5 लाख तक की मोडालिटीज अच्छा, हैं। ये अब कंपल्सरी गोल्डन हैंडशेक है जिसपे असद उमर साहब ने कहा कि जी गोल्डन हैंडशेक तो वॉलंटरीली होता है, आप फोर्स कैसे कर सकते हैं? डोंट मेक इट लाइक दिस। अर्शद साहब, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बताऊं, प्लीज आप मेरी बात माइंड मत कीजिएगा। जो इमरान खान साहब का विजन है और जो इमरान खान साहब की बातें हैं और जो इमरान खान साहब ने आज भी स्टेप्स उठाए हैं, आप उस पर फोकस्ड रहें, क्योंकि हवा में बिल्कुल ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि फोकस उसी पे रहे और मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब का जो विजन है वो क्या था, नाज़रीन सदर आरिफ अलवी उनका विजन क्या था। और असद उमर साहब को आज मैं इतना क्रेडिट दूंगा कि आज उन्होंने कम से कम काबीना में जो पहले बातें करते थे, कुछ नौकरियां बचाने की कोशिश की, लेकिन पूरी काबीना का मुत्तफिक फैसला था कि ऐसा नहीं होगा। और क्या विजन था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, आइए देखते हैं। ये स्टील मिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सासा
6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या नवाज शरीफ आपको कोई फिक्र है कि ये कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं? पेंशन नहीं मिल रही, वो कैसे गुजारा करती होंगी? तो मैं आपको ये यकीन दिलाने आया हूँ कि अगर ईद तक आपको तनख्वाह ना मिले, तहरीक इंसाफ के टाइगर आपके साथ मिलकर मुजाहरा करेंगे। ये स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे? मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं, और इसी नई मैनेजमेंट से ये स्टील मिल इंशाल्लाह फिर से नफा कमाएगी। 4 महीने इंतजार करो, 4 महीने ये निजकारी का अमल रोक दें और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वादा करती है पाकिस्तान स्टील मिल चलाकर दिखाएगी। रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि ऐसा तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते? वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ, और ये सिर्फ स्टील मिल के मजदूरों के साथ नहीं, बल्कि खास तौर पे स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा नजर आऊंगा। ये कानून बना लिया जाए कि जब तक इन तमाम रियासती इदारों के मजदूरों की तनख्वाह ना दे दी जाए तो पाकिस्तान के वजीर आजम, काबीना और MNA किसी की तनख्वाह नहीं दी जा सके। जी, मलिक अहमद खान साहब, जो मेरी इतलात हैं कि असद उमर साहब ने काबीना में ये कहा, और मिनिस्टर साहब कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहें तो कर दें कि जनाब आप जो गोल्डन हैंडशेक दे रहे हैं ये वॉलंटरी होता है, जिसने ऑप्ट करना है, आप फोर्स नहीं कर सकते। तो क्या फोर्स किया जा सकता है लीगली गोल्डन हैंडशेक? नहीं सर, ये तो बिल्कुल एक इंट्रेंचमेंट होगी, ये तो गड़ा खोद के उनको अंदर फेंकना होगा। गोल्डन हैंडशेक की तो जो किसी भी एतबार से अगर कोई उसकी डेफिनेशन हो सकती है तो वो तो विलिंग वर्कर्स के साथ आप हैंडशेक करके उनको उनकी डिज़ायर के मुताबिक आप उनसे मामला तय करते हैं। तो जब आप किसी के साथ कुछ जबरी तौर पे कुछ फैसला करते हैं कि आपको 3 साल के लिए आपकी तनख्वाह देंगे और उस पर वो जो एम्प्लॉई है वो इस बात पे एग्रीमेंट में नहीं आते और आप फिर भी इन्फोर्स करते हैं कि आपने ये लेना है, तो उसके लिए आपका वो जो इक़दाम है उसको आप गोल्डन हैंडशेक के तौर पे नहीं कह सकेंगे, वो इंट्रेंचमेंट के ज़िम्मे में आएंगे। अच्छा, फिर इसका दूसरा पहलू जो होगा वो क्या होगा कि इसमें क्योंकि बहुत सारे लोगों के राइट्स हैं। अच्छा, ये जब आप एक बात करते हैं और एविडेंस पर बेस्ड करते हैं कि इस स्टील मिल्स के अंदर क्योंकि लेबर यूनियन थी और लेबर यूनियन की मौजूदगी में गवर्नमेंट्स यूनियन की मर्ज़ी के बगैर को अपॉइंटमेंट्स, चाहे वो लो रैंक के एम्प्लॉयज़ हों या मिडिल रैंक के एम्प्लॉयज़ हों या वो जिनका हायर सैलरी पैकेज होता है, तो यूनियन की एक बहुत बड़ी से होती है उसके अंदर। और फिर लेबर यूनियन से ही आपके तीनों ज़िम्मेदार अफराद, जिनमें आपकी पार्टी के चेयरमैन थे इमरान खान, जिनमें आपके आज के सदर मुमलिकत, तब के आपके बड़े एक ज़िम्मेदार कराची के और सिंध के अहम आपके ज़ुमा में आते थे, और असद उमर, तो इनको लेबर यूनियन की स्टील मिल के एम्प्लॉयज़ की वर्थ का अंदाज़ा था। तो उस वक्त टू देयर ओन बेनिफिट जो वहाँ की ज़रूरत थी, क्योंकि वोट लेना था, और एक वोट लेने के लिए जब आप उनसे कोई एक पब्लिक प्लेज देते हैं, आप उनसे एक वादा करते हैं, तो आप उसकी मैनिफेस्टेशन कर देते हैं। और वंस यू कम टू द गवर्नमेंट और आप वो मैनिफेस्टेशन यकसर चेंज कर देते हैं, एब्सोल्युटली उसको अदर राउंड पे ले जाते हैं, तो इसे कहते हैं कि आपने रोड की सैंक्टिटी, उस वोट की सैंक्टिटी रोड की जिस वादे पर आपने ली थी, और कमिटिंग अ फ्रॉड, प्लेइंग अ चीट अपॉन दैट वोटर जिसे आपने वोट लिया। राइट, मैं आपने ये दो बड़े संगीन किस्म के लीगल चीजें पॉइंट आउट की। आपने वोटर्स के साथ, स्टील मिल के जो वोटर्स है जो वादे किए उनके साथ आपने फ्रॉड किया। मलिक अहमद खान साहब, लीगली पॉइंट देखिए साहब, मसला ये कि मलिक अहमद साहब तो अगर हम पानी भी पिलाएंगे तो कहेंगे जहर है इसके अंदर, तो मैं उस माइंड सेट की तो बात नहीं कर सकता। मैं मलिक अहमद साहब को 35 साल का जो इस मुल्क का हाल किया, और इतनी वायरस की भी तकलीफ है, स्टील मिल के वर्कर्स का भी दिल दुखता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो लीडर हैं वो बीमारी की भीख मांगे मुल्क से बाहर चले जाते हैं, वहाँ वो कॉफ़ी पीते हैं, यहाँ लोग जिंदगी से खेल रहे। तो कॉन्ट्रडिक्ट ना करें। देखिए, मलिक अहमद साहब की मैं बात को सराखों पे रखता जब उनका लीडर कहता जी मैं भागा नहीं हूँ,
मेरी कौम पे वायरस का मुश्किल नहीं, वक्त आ गया, देखिए मैं ना, गली गली जाके खड़ा हूंगा, मेरी बेटी भी खड़ी होगी, हम राशन देंगे, 4 आने देंगे, ड्रॉप देंगे पानी का, कप देंगे, अच्छा, देखिए हम ना। देंगे। लेकिन इस तरह की बात मैं नहीं बिलीव करूंगा। जहां तक आपने स्टील मिल की बात की, बिल्कुल ये बात की गई इलेक्शन से पहले, लेकिन आज जो फैसला किया गया, उधर के बैलेट्स तो छोड़ दें, आप उधर की मशीनरी भी वहां अवेलेबल है स्टील मिल की, नंबर 1। 55 अरब वादों पे U-turn बोलेंगे इस 55 अरब रुपए हम 9,500 लोगों पे दे चुके हैं, उनको बंद मिल के अंदर, और उसके बाद ठीक अरबों है, रुपए ये देंगे। पॉइंट आप बता भी चुके हैं। मैं इसका एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक मिनट अर्शद साहब, कि जो ये फैसला होने जा रहा है, अगर ये फैसला हो जाता है जिस तरीके आज प्राइम मिनिस्टर डायरेक्शन दी, उसमें वर्कर वापस रीपॉइंट होगा, उसको गोल्डन हैंडशेक अगर लेना वो ले लेगा, तो उसके लिए विन विन है। और ये स्टील मिल मेरे बाप की नहीं है कि इस पे 5 लाख आदमियों को मैं डाल के वोट ले लूं और बेड़ा गर्क कर दूं मुल्क का। राइट, हम ऐसा यहाँ काम पे नहीं एक कर वक्फा सकते। लेते हैं और मलिक अहमद खान साहब बात करना चाह रहे हैं, उन्हीं से आके गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आशिफ आशीफ साहब पेश भी हुए नैब लाहौर में, एक वक्फे के बाद नाज़रीन इस पर बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ये भी खतूत लिखती रही है डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन यानी नदीम बाबर साहब को, और जो मुल्क में क्रिटिकल सिचुएशन है स्टॉक्स की, 25 मार्च को इन्होंने खत लिखा, 15 अप्रैल को लिखा और स्टॉक्स की पोजीशन भी बताई। और इस हवाले से जब हम ग्राफ्स वगैरह देखते हैं तो पीएसओ के पास हमें पता लगता है कि 17 दिन का कवर था, शेल के पास 6 दिन का, टोटल के पास 7, अटक पेट्रोलियम 7, हेस्कॉल के पास 29, गो बाइको बी, ये सारी स्टॉक पोजीशन भी बताई है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन को बाकायदा इस हवाले से कहा जा रहा था कि जनाब ये वाले इकदामात जो हैं, और खास तौर पे जो 20 मार्च का इकदाम लिया गया था, ये क्रिटिकल सिचुएशन आ रही है, लो स्टॉक्स हो रहे हैं ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मेजर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और साथ पीएसओ उठा भी रहा था पेट्रोल, लेकिन इस हवाले से इकदामात का बार बार मिनिस्ट्री को कहा जा रहा था, वो नहीं लिए जा रहे थे। आज मलिक अहमद खान साहब, अब ये क्योंकि आज काबीना में डिस्कशन हुई, तो क्या ये सारी चीजें वजीर आजम के सामने आनी नहीं चाहिए थी, बजाय इसके कि ये खबरें चलवाई जाती हैं कि जी उमर अयूब साहब इमोशनल हो गए, नदीम बाबर साहब जो है वो भी बड़े इस पे जवाब देने की कोशिश करते रहे, वुज़रा यहाँ पे ताबड़तोड़ हमले करते रहे उन लोगों पे, तो ये वाली जो चीजें ये कौन पॉइंट आउट करेगा हमारे वजीर आजम को? अच्छा सर, जो मैं पल्स फील कर रहा हूँ आपकी इस पूरी बात से, उस पर मुझे कुछ तासुर और मिल रहा है। मुझे गालिबन मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि अगर काबीना की कार्रवाई ये है, तो बज़ाहिर तो नहीं लगता, लेकिन अमूमी तौर पे ये हालात तब पैदा होते हैं जब हुकूमतें बिल्कुल एक इनअप्रोप्रिएट सूरत में एक कंट्रोल लूज़ कर रही होती हैं। और ये नॉर्मली उस वक्त होता है जब आप पेट्रोल की किल्लत, एक पब्लिक अनरेस्ट, एक चीनी की किल्लत, एक गंदम की कीमत फोरसाइट के अंदर है। तो ये समहाउ मुझे लग ये रहा है कि शायद, और काबीना की प्रोसीडिंग्स अगर ये हो रही हैं, तो जिसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट समझ रहे हैं, वो विजिबली बड़ी टार्निश्ड गवर्नमेंट नजर आ रही है। राइट, मिनिस्टर साहब, ये पीएसओ का जो खत है, ये आज मैं मिनिस्टर साहब से पूछ लूं, ये वाला खत और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के ये दस्तावेजात आज काबीना के सामने पेश किए गए। पीएसओ सरकारी ऑयल कंपनी जो है बार बार लिख रही है मिनिस्ट्री को, 25 मार्च से उन्होंने खतूत लिखने शुरू किए कि जनाब ये वाली सिचुएशन हो रही है। हमारे पास काबीना में ऐसा कोई खत नहीं है, ऐसी कोई चीज पीएसओ की भी ये कोई ऐसा खतूत ये इंफॉर्मेशन भी नहीं बताई ये तो आपके टीवी पे चल रही है, और मेरे ख्याल से आपके टीवी के बाद सीधा प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर होगी। ये हमारा काम है और इसके ऊपर एक्शन देखेंगे आप। ये डायरेक्टर जनरल ऑयल मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन इस्लामाबाद, मैं पढ़ सकता हूं? क्रिटिकल स्टॉक्स एंड बोर्डिंग्स बाय ओएमसीज। सर देखें, ये तो अभी आपने दिखाया है, और अभी ये सरप्राइज मिला है, और ये अभी सरप्राइज डिस्पैच हो जाएगा, और सरप्राइज के बाद जो बाकी सरप्राइज प्राइम मिनिस्टर देंगे वो भी दुनिया देखेगी। वीट, शुगर और बाकी स्कैम और स्कैंडल्स और माफियाज के खिलाफ मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूँ कि आप खुद देखेंगे, हैरान होंगे। इमरान खान आपको अभी भी कोई शक है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में ऐसे फैसले किए गए? बात करने की जी मलिक अहमद खान साहब। जी मलिक अहमद खान साहब, सर सुन सकते हैं? जी आपकी आवाज आ रही है। मेरे ख्याल मलिक अहमद खान साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही, और ये नाज़रीन इंतहाई अहम खतूत हैं जो कि बकौल मिनिस्टर साहब के ये आज चीजें नहीं लाई गई, और इसमें एक्शंस भी प्रपोज किए गए थे कि स्ट्रिक्ट प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के खिलाफ जिन्होंने लो स्टॉक्स रखे हैं, और हेस्कॉल और गो को इमीडिएटली कहा जाए कि जो अपनी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल की जाएं,
और साथ साथ ये भी कहा गया था एंश्योर एडिक्वेट रिफाइनरी upliftment of products by all major OMCs, advise Ministry of Finance to immediately release funds to PSO as approved by the government of Pakistan, and do not allow Mogas vessels berthing at these OMCs which are not uplifting product from refineries as per their market share and stock position to take financial gains. जी मलिक अहमद खान साहब। सर ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये जो है ना, ये जितने आप लेटर्स पढ़ रहे हैं, ये लग ये रहा है कि शायद किसी एक कंपनी के पास कुछ ज़्यादा विजिबल पोजीशन आ गई थी टू होल्ड द मार्केट, और उस कंपनी ने फिर अपनी मैन्यूवरिंग की है, और जिसने पाकिस्तान आपको इसमें आईपीपी से कोई लिंक तो नहीं नजर आ रहा कि जो फ्यूल कॉस्ट पे करती है हुकूमत आईपीपीज को, जो कमीशन इंक्वायरी में भी आया कि अगर कीमतें कम हो जाएंगी तो आईपीपीज को जो फ्यूल कॉस्ट है वो भी कम पे करनी पड़ेगी हुकूमत को, जो कि अरबों में जाती है? नहीं सर, मुझे लग ये रहा है कि गालिबन क्योंकि जो मार्केट प्रैक्टिसेस हैं वो उस बुक से बड़ी डिफरेंट है जिसको शहजाद अकबर और प्राइम मिनिस्टर उठा के फिर रहे हैं। जिस तरह के क्राइसिस बाकी सेक्टर्स में हैं, वही हुकूमती हिकमत अमली के नतीजे में पेट्रोलियम के अंदर भी वही क्राइसिस पैदा होगा। बिल्कुल ठीक है। मलिक अहमद खान साहब, वफाकी वजीर फैसल वार साहब, दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, इस स्टोरी को हम कोशिश करेंगे कि कल भी फॉलो करें और आपको बताएं कि फ़ायदे किस किस ने उठाए और क्या उनकी काबीना में भी रिप्रेजेंटेशन है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।